हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग पढ़ रहे हैं एकदम शानदार तरीके से। लेक्चर नंबर 29 आज का होने वाला है। तो पिछले वर्ष में पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन आज फिर करने वाले हैं। तो सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेहतरीन तरीके से आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। यदि आप यूपी एएनएम, बिहार एएनएम या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रही हैं, आपके लिए सेशन शानदार जानदार होने वाला है। तो इस सेशन में 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा और लास्ट में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गर्भावस्था के दौरान सबसे पहले कौन सा हार्मोन बढ़ता है? HCG, FSH, LH या प्रोलैक्टिन। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान सबसे पहले कौन सा हार्मोन बढ़ता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HCG। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भकालीन मधुमेह की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है? HbA1c या OGTT या FBS या RBS। तो कह रहा गर्भकालीन मधुमेह की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, OGTT। तो गर्भकालीन मधुमेह की पहचान के लिए सबसे उपयुक्त परीक्षण है हमारा OGTT। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा ट्रिपल टेस्ट किस तिमाही में किया जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रसव के समय। तो कह रहा ट्रिपल टेस्ट किस तिमाही में किया जाता है? तो हमारा ट्रिपल टेस्ट किस तिमाही में किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय तिमाही में। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा रक्तचाप को नियंत्रित करने में मददगार गर्भकालीन आहार क्या है? अधिक नमक, अधिक कैलोरी, कम सोडियम, अधिक वसा। तो कह रहा रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए मददगार गर्भकालीन आहार। तो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए मददगार गर्भकालीन आहार है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कम सोडियम। कम सोडियम का सेवन कीजिए, क्या हो जाएगा? रक्तचाप को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टेशन को प्रोत्साहित करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन या कॉर्टिसोल। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टेशन को प्रोत्साहित करता है? लैक्टेशन को प्रोत्साहित करने वाला हमारा ऑक्सीटोसिन है। तो बढ़ते हैं आगे। कह कोलोस्ट्रम का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, सफ़ेद, नीला। तो कोलोस्ट्रम का रंग होता है कैसा? येलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट, कह गर्भावस्था में सामान्य वजन वृद्धि कितनी मानी जाती है? 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 या 10 से 12। तो हमारा कह रहा है गर्भावस्था में सामान्य वजन वृद्धि कितनी मानी जाती है? तो गर्भावस्था में सामान्य वजन वृद्धि हमारी मानी जाती है 10 से 12 kg, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है WHO के अनुसार नियोनेटल अवधि कितनी होती है? जन्म से 14 दिन, जन्म से 21 दिन, जन्म से 28 दिन, जन्म से 42 दिन। तो कह रहा WHO के अनुसार नियोनेटल अवधि कितनी होती है? तो WHO के अनुसार नियोनेटल अवधि होती है हमारी ऑप्शन नंबर सी, जन्म से 28 दिन। नेक्स्ट, कह TT वैक्सीन की दूसरी खुराक कितने सप्ताह के बाद दी जाती है? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह। तो कह TT वैक्सीन की दूसरी खुराक कितने सप्ताह के बाद दी जाती है? तो TT वैक्सीन की खुराक हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 सप्ताह के बाद दी जाती है। नेक्स्ट, कह रहा निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का मानसिक संकेत है? हेगर साइन, गॉडेल साइन या चैडविक साइन या एम्बिवैलेंस। तो कह रहा निम्नलिखित में से गर्भावस्था का मानसिक संकेत है? तो मानसिक संकेत हमारा है एम्बिवैलेंस। तो हमारा गर्भावस्था का मानसिक संकेत क्या है? एम्बिवैलेंस। नेक्स्ट, कह रहा फोलिक एसिड का दैनिक सेवन गर्भवती महिला को कितना होना चाहिए? 100 mg CG, 200 mcg या 400 mcg या 600 mcg। तो फोलिक एसिड का दैनिक गर्भवती कितना सेवन कर सकती हैं, कितनी मात्रा सेवन कर सकती हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 400 mcg। किसका? फोलिक एसिड का। नेक्स्ट, कह प्लेसेंटा प्रीविया की सबसे सामान्य पहचान क्या है? दर्द युक्त रक्तस्राव, दर्द रहित रक्तस्राव, तेज धड़कन, पेट में खिंचाव। तो कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया की सबसे सामान्य पहचान क्या है?
तो प्लेसेंटा प्रीविया की सबसे सामान्य पहचान हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दर्द रहित रक्त स्राव। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है न्यूचल ट्रांसलूसेंसी स्कैन किस सप्ताह में किया जाता है? न्यूचल ट्रांसलूसेंसी स्कैन किस सप्ताह में किया था? 8 से 10 सप्ताह, 10 से 12, 11 से 14 या 15 से 18। तो कह रहा न्यूचल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन किस सप्ताह में किया जाता है? तो हमारा हो जाएगा 11 से 14 सप्ताह। नेक्स्ट, कर फर्स्ट फेटल मूवमेंट को क्या कहा जाता है? बैलोटमेंट, क्विकनिंग, इंगेजमेंट या लाइटनिंग। तो कर फर्स्ट फेटल मूवमेंट को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट फेटल मूवमेंट को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्विकनिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। बढ़ते हैं आगे। कर पेल्विस की सबसे चौड़ी व्यास कौन सी है? ओबस्टेट्रिक कंजुगेट या डायगोनल कंजुगेट या ट्रांसवर्स डायमीटर या ट्रू कंजुगेट। तो कह रहा पेल्विस की सबसे चौड़ी व्यास कौन सी है? तो पेल्विस की सबसे चौड़ी व्यास हमारा है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसवर्स डायामीटर। बढ़ते हैं आगे। कह रहा हाइड्रामिनियोस का अर्थ एम्ब्रियोटिक द्रव की कमी, एम्नियोटिक द्रव की अधिकता, प्लेसेंटा का टूटना, भ्रूण का अल्प विकास। तो कह रहा हाइड्रामिनियोस का अर्थ है, तो हाइड्रामिनियोस का अर्थ है एम्नियोटिक द्रव की अधिकता। तो बढ़ते हैं आगे। कैरोलाइनिया निग्रा कहाँ बनती है? नाभि से छाती तक, छाती से कूल्हों तक, नाभि से जन्नांग तक या पेट के दोनों ओर। तो कैरोलाइनिया निग्रा कहाँ बनती है? तो लाइनिया निग्रा हमारी कहाँ बनती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभि से जननांग तक। बढ़ते हैं आगे। करा एमसी डोनाल्ड्स रूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भ्रूण की धड़कन सुनने के लिए, भ्रूण की स्थिति जानने के लिए या प्रसव पूर्व रक्तस्राव का मूल्यांकन या गर्भ की आयु मापने के लिए। तो करा एमसी डोनाल्ड्स रूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, गर्भ की आयु मापने के लिए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा सर्विक्स को का सॉफ्ट होना किसके कौन से संकेत में आता है? हेगर साइन, चैडविक साइन, गॉडेल साइन या ओसिएंडर साइन। तो कह रहा सर्विक्स का सॉफ्ट होना कौन से संकेत में आता है? तो सर्विक्स का सॉफ्ट होना हमारा आ जाएगा गॉडेल साइन। तो हमारा सर्विक्स का सॉफ्ट होना कौन से संकेत में आता है? गॉडेल साइन। नेक्स्ट, कर निम्न में से कौन सा परीक्षण आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लिए सबसे उपयुक्त है? टोटल WBC काउंट, सीरम कैल्शियम, सीरम फेरिटिन या प्लेटलेट काउंट। तो कह रहा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो हमारा हो जाएगा सीरम फेरिटिन। सीरम फेरिटिन किसके लिए? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के उपयुक्त परीक्षण के लिए। नेक्स्ट, करा हेल्प सिंड्रोम में निम्न शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? हेमोलिसिस या एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स या लो प्लेटलेट्स या हाइपोग्लाइसीमिया। तो कह रहा हेल्प सिंड्रोम में निम्न शामिल नहीं है। तो हेल्प सिंड्रोम में कौन सा शामिल नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। हेल्प सिंड्रोम में कौन शामिल नहीं है? हाइपोग्लाइसीमिया। हेमोलिसिस शामिल है हेल्प सिंड्रोम में, एलिवेशन लीवर एंजाइम ये भी शामिल है, लो प्लेटलेट काउंट शामिल है, लेकिन क्या है हेल्प सिंड्रोम में हाइपोग्लाइसीमिया शामिल नहीं है। बढ़ते हैं आगे। कर फंडल हाइट 20 सप्ताह पर कहाँ तक होती है? नाभि से ऊपर, नाभि के बराबर, नाभि से नीचे या प्यूबिक हड्डी तक। तो कर फंडल हाइट 20 सप्ताह पर कहाँ तक होती है? तो फंडल हाइट 20 सप्ताह पर कहाँ तक होती है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा नाभि के बराबर। नेक्स्ट, कर प्रसव के पहले फेटल स्कल की कौन सी बोन सूटरस से जुड़ी होती है?
तो कौन सी जुड़ी होती है? यस, यूटरस से जुड़ी होती है। ओसिपिटल, फ्रंटल, पेरिएटल या टेम्पोरल। तो कह रहा है प्रसव से पहले फेटल स्कल की कौन सी बोन यस यूटरस से जुड़ी होती है? तो हमारा हो जाएगा पेरिएटल। नेक्स्ट, कह रहा पीका किसकी कमी का लक्षण है? तो पीका किसकी कमी का लक्षण है? कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन या विटामिन सी। तो हमारा कह रहा पीका किसकी कमी का लक्षण है? तो हमारा जो पीका होता है किसकी कमी का लक्षण है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरन। आयरन की कमी से होता है क्या, दिखता है क्या? पीका। तो बढ़ते हैं आगे। करा एबॉर्शन शब्द किस सप्ताह से पहले गर्भपात को दर्शाता है? 24 सप्ताह, 28, 20, 22। तो करा एबॉर्शन, जो हमारा एबॉर्शन शब्द है किस सप्ताह से पहले गर्भपात को दर्शाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा 20 सप्ताह से पहले के गर्भपात को हम क्या कहते हैं? एबॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट, करा ब्रीच प्रेजेंटेशन में कौन सी जांच सबसे उपयोगी है? अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इंटरनल एग्जामिनेशन या सीटी स्कैन। तो कह रहा ब्रीच प्रेजेंटेशन में कौन सी जांच सबसे उपयोगी है? तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे उपयोगी कौन सी जांच है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासाउंड। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का स्टैंडर्ड डोज क्या है? 5 आयु, 10 आयु, 15 आयु या 20 आयु। तो कह रहा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का स्टैंडर्ड डोज क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, 10 आयु। ऑक्सीटोसिन क्या है हमारा? इंजेक्शन। तो हमारा कितना है? 10 आयु, 27 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कर मीनार्की का सामान्य आयु काल क्या है? 8 से 10 वर्ष, 10 से 12, 12 से 14 या 14 से 16। तो हमारा कह रहा है मीनार्की का सामान्य आयु काल क्या है? तो मीनार्की का सामान्य आयु काल है 12 से 14 वर्ष। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कौन सी फैमिली प्लानिंग विधि उचित मानी जाती है? OCP, IUD, LAM, कॉन्डोम। तो कह रहा ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कौन सी फैमिली प्लानिंग विधि उचित मानी जाती है? तो हमारा 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैम, LAM। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कर पार्टोग्राफ का उपयोग किस स्थिति की निगरानी के लिए किया जाता है? गर्भावस्था की अवधि, प्रसव की प्रगति, नवजात की देखभाल या नाल की स्थिति। तो कर पार्टोग्राफ का उपयोग किस स्थिति की निगरानी के लिए किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रसव की प्रगति। तो हमें उम्मीद है हमने जो 30 क्वेश्चन किए हैं आपने 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की है और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एक बार हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। आपको कोई शिकायत का मौका मिलने वाला नहीं है क्योंकि हमने बहुत से 6000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और दिन प्रतिदिन ये क्वेश्चन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि सबके चीज़ों के पैसे नहीं लगते हैं। मात्र 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 से 20 सेकंड, 2 सेकंड में आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो कम से कम 2 सेकंड का सब्सक्राइब मान लेते हैं, कुल मिलाकर आप हमारे लिए 1 मिनट सिर्फ खर्च कीजिए कमेंट करने में, लाइक करने में, शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में। तो उसके ज़्यादा हमें आपका वक्त नहीं चाहिए। बाकी आप पढ़ने में जितना समय बिताते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।